Har du haft andre symptomer? Hvis du går ud sådan der. फिल्म की शुरुआत में हम एक 16 साल की लड़की मैरी को देखते हैं। मैरी अपने चेकअप के लिए डॉक्टर के पास आई थी क्योंकि अचानक उसके जिस्म पर एक अजीब सा निशान बन गया था। हालांकि उसे चोट भी नहीं लगी थी। डॉक्टर कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है। मैरी जब घर आई तो हम उसकी फैमिली को देखते हैं जिसमें उसके सिर्फ मॉम और डैड थे। उसकी मॉम की हालत ख़राब रहती। रात को जब वो सोने की तैयारी कर रही थी तो उसकी नज़र अपने सीने पर गई, जहां वो देखती है कि वो अजीब निशान कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। और फिर ऐसे ही कुछ दिन और गुजर गए। आज जॉब पर उसका पहला दिन था जहां उसे फिश पॉइंट का मैनेजर काम सिखा रहा था। यहाँ मैरी की नज़र एक डिलीवरी बॉय डैनियल पर गई जो मछलियाँ देने का काम करता था। काम खत्म करने के बाद मैरी जब घर आई तो देखती है कि आज डॉक्टर हमारे घर आए हैं जो उसकी मॉम को लेकर बड़ी सीरियस बात कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मैरी अंदर आई वो फाइल को अपने बॉक्स में बंद कर लेते हैं, जैसे वो ये सब कुछ मैरी से छुपाना चाहते थे। जिसके बाद डॉक्टर और उसके डैड उसकी मॉम के हाथ को चेक करने लगे। इसी बीच मौका पाकर मैरी वो फाइल चुराकर ऊपर भाग गई और उस फाइल को चेक करती है जिसमें से एक्सरे और लोगों की डिटेल्स वाली कागज और कुछ अजीब की तस्वीरें मिलती हैं। रात को जब वो सो रही थी तो उसे अजीब से सपने आने लगे, जैसे कोई डरावनी सी औरत जो खून से लथपथ है वो उसकी तरफ बढ़ रही है। अगली सुबह वो काम पर चली गई जहां वो बुरा वर्कर उसे तंग करने से बाज नहीं आता। मैरी उसे मुसलसल नज़रअंदाज कर रही थी, लेकिन जब उस वर्कर ने उसकी मॉम के खिलाफ गलत बात की तो मैरी ने गिलास उठाकर उसके मुंह पे मार दिया, लेकिन वो वर्कर बच गया और उस वर्कर को गुस्सा आ गया। मैरी जब शाम को घर जाने की तैयारी कर रही थी तब वो बुरा वर्कर अपने दोस्त के साथ मैरी से बदला लेने के लिए आ गया, क्योंकि वो उस वक्त अकेली थी और वो उसे पकड़कर बेचारी के साथ बहुत अजीब सा बर्ताव करने लगते हैं। फिर वहाँ से मैरी चली जाती है। घर आकर वो बहुत दुखी नजर आ रही थी, लेकिन जब उसने शीशे में खुद को देखा जहां उसका निशान था वहां अब बाल हो गए थे, जिस वजह से वो बाथरूम में काबू पाने जाती है। उसके इतना गुस्सा करने पर दोबारा से उसका जिस्म बदलने लगा, जैसे उसकी हड्डियां उभर कर ऊपर आ रही हैं। इसके बाद मैरी जब अपनी मॉम को खाना खिलाती है तो उनको खाना खिलाने के बजाय उनके मुंह पर लगाती रहती है। उसके डैड को ये बुरा लगा। वो मैरी से कहते हैं, ये क्या कर रही हो। यहाँ मैरी अपने डैड को बुरा भला बोलकर कमरे में चली जाती है। कमरे में आकर वो दोबारा अपना निशान चेक करने लगती है जो बढ़ता जा रहा था। निशान बढ़ने के साथ मैरी के गुस्से में भी इजाफा हो रहा था। इसके बाद मैरी के डैड आकर मैरी से पूछते हैं, ये क्या तरीका है। तो मैरी उन्हें जवाब नहीं देती और उनको वो निशान दिखाती है। ये देखकर मैरी के डैड काफ़ी परेशान रह गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ये सब कुछ पहले से ही जानते हों। इसके बाद मैरी वो फाइल्स को पढ़ती है जो उसने चुराई थी। इसमें सबसे पहले वो एक शिप की तस्वीर देखती है और कुछ लोगों को जिन पर भारी हमले हुए थे, क्योंकि उनके चोटों के निशान बहुत गहरे थे। आखिर में वो एक औरत के स्केच को देखती है जिसका पूरा जिस्म बालों से भरा हुआ था। मैरी घर से निकलकर ये इन सब बातों के जवाब पाने के लिए सीधा फिश पॉइंट मैनेजर के पास गई। मैनेजर उसे ठीक से कोई जवाब नहीं देता और वो घर आने के बाद जब वो सोने अपने कमरे में गई तब उसके डैड ज़बरदस्ती उसे पकड़कर डॉक्टर के साथ मिलकर इंजेक्शन लगाने की कोशिश करने लगे। उतनी देर में मैरी की आंख खुल गई और तभी उसकी मॉम आकर डॉक्टर पर हमला कर देती हैं। असल में उसकी मॉम एक आधी इंसान और आधी भेड़िया थी और मैरी के साथ जो कुछ भी हो रहा था सच में वो उसकी मॉम की वजह से हो रहा था, क्योंकि मैरी उनकी बेटी है। अब यहाँ ये जानने की जरूरत है मैरी की मॉम इस तरह कैसे बन गई। असल में ये सारी कहानी का जवाब उस शिप में है। वहाँ जहाँ मैरी गई थी वहाँ कुछ रेशियोस लोग आए थे। उन लोगों ने मैरी की मॉम पर उल्टे सीधे टेस्ट किए। इसके बाद उन्होंने सब रेशियोस पर हमला करके उन्हें मार दिया। अब यहाँ मैरी अपनी मॉम को लाकर अच्छे से साफ कर देती है। वो अपनी मॉम की दुख भरी कहानी सुनकर उन्हें देखने लगी।
آج وہ پہلی بار اپنی موم کے اصلی درد کو سمجھ سکی۔ اگلی صبح جیسے ہوئی تو کچھ گاؤں والے ان کے گھر آ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کا اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ یہاں اس کی موم کے کپڑے اتروا کر چیک کرتے ہیں کہ وہ اس وقت جانور ہے یا انسان، پر کیونکہ وہ انسان تھی تو وہ گاؤں والوں کو وہاں سے جانا پڑا، لیکن وہ شک بھری نگاہوں سے بار بار پیچھے مڑ کر اسے دیکھ رہے۔ شام کو جب کام سے میری گھر لوٹی، گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، گھر کے اندر آ کر چیک کرنے لگی، جہاں اسے اپنی موم کی لاش دکھی۔ یہ دیکھ کر اسے کافی گہرا صدمہ لگ گیا۔ اس کی موم کا فیونیرل کیا جاتا ہے، جہاں پر گاؤں کے سبھی لوگ آتے ہیں، تو میری دیکھتی ہے کہ میرے سارے ناخن اکھڑ رہے ہیں۔ میری نے فیصلہ کیا کہ اب میں کچھ بھی نہیں چھپاؤں گی۔ اسی وقت فش پوائنٹس کا مینیجر اسے سر ہلا کر ایسا کرنے سے منع کرتا ہے، اور اس کے ڈیڈ بھی کافی گھبرا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ موقع ملتے ہی گاؤں والے اسے بھی مار دیں گے۔ اب جب اگلے دن میری کام پر آئی تو ہر کوئی اس کے جسم پر اگنے والے بڑے بڑے بالوں کو دیکھ پا رہا تھا، لیکن شام کو جب وہ گھر جا رہی تھی تو گاؤں کے بہت سارے لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ میری اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ جاتی ہے، اور کیونکہ بھاگتے بھاگتے اسے کافی دیر ہو گئی تھی اور وہ سوچ رہی تھی کہ گاؤں والے اب مجھے مارنے کے لیے جمع ہو جائیں گے، تو وہ جلدی سے بھاگ کر خفیہ جگہ پر آ کر چھپ گئی، اور یہاں ڈینیل اس کی مدد کرنے آیا۔ وہ کہتا ہے کہ پورا گاؤں تمہیں ڈھونڈ رہا ہے اور وہ تمہاری جان لے کر ہی سانس لیں گے۔ ڈینیل کہتا ہے تم تھوڑی دیر میرا انتظار کرو، میں کشتی لے کر آتا ہوں۔ وہ لوگ آ کر میری کو بے ہوش کر کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، تو ڈینیل بھی ان کا پیچھا کرتے کرتے سمندر کے کنارے آ گیا، لیکن ان کے پلان کو خراب کرنے کے لیے ڈینیل بھی شپ میں آ جاتا ہے۔ وہ میری کو آزاد کر دیتا ہے، جو اب تک پوری طرح جانور میں بدل چکی تھی، لیکن اسے صحیح اور غلط کی پہچان تھی۔ وہ ایک ایک کر کے ان تمام برے لوگوں پر حملہ کر کے انہیں جان سے مار دیتی ہے۔ یہاں ہم سمجھ پائے کہ اس کی طرح اس کی موم کو بھی اچھے برے کا فرق تھا، لیکن پھر بھی ان ظالم انسانوں نے اپنے بچاؤ اور صرف ڈر کی بنیاد پر اس بیچاری کو ہمیشہ پیرالائز کر کے رکھا۔ اس کے بعد ڈینیل میری کو گلے سے لگا کر حوصلہ دیتا ہے، اور یہ لوگ اس شپ کو لے کر آگے نکل گئے ایک نئی دنیا بسانے کے لیے۔ اور اسی کے ساتھ اس فلم کی کہانی ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔